अब की बार किसकी सरकार। बस कुछ देर में तस्वीर होगी साफ कि कौन हो रहा है सत्तारूढ़ और किसे जनता ने नकार दिया है, किसे पहनाया गया है ताज और किसके भरोसे को जनता ने नहीं माना है। बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में कई मायनों में अलग रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं जो इनके पहले के चुनावों में नहीं देखी गई हैं, लेकिन अब जब तस्वीरों का रुख हल्का हल्का धुंधला सा हमारे सामने साफ होते जा रहा है, क्योंकि ये जो शुरुआती दौर के रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, कहीं कहीं दूसरे चरण की मतगणना पूरी हो चुकी है, तीसरे चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां तीसरे चरण की मतगणना भी पूरी हो चुकी है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों ने शुरुआत से बढ़त बना के रखी है और वो बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कभी कोई और प्रत्याशी आगे था और अब कोई और प्रत्याशी आगे है। क्या है उन तमाम सीटों का विश्लेषण और देश की सियासत की यह जो धुंधली सी तस्वीर है, ये कौन सी कहानी बयां कर रही है, हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ में। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक विभांशु जोशी जी। विभांशु जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। साथ ही हमारे साथ में यश भारती जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। यश भारती जी, आपका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप राजौरिया जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार भी हमारे साथ हैं। मनीष भी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहले आना चाहूँगा विभांशु जोशी जी आपके पास। ये जो तस्वीर धुंधली सी हमारे सामने है, यदि इस तस्वीर से धुंधल का हटता है, क्योंकि जब शुरुआती रुझान हम देख रहे हैं कि ये जो रुझान अपनी जो कहानी कह रहे हैं कि जहां 543 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, यूं कहें कि 542, क्योंकि एक सीट पर तो परिणाम भी आ चुका है, गुजरात की सूरत सीट पर। तो 542 सीटों के रुझान की जो तस्वीर हमारे सामने है, हल्का सा धुंधल का है। ये धुंधल का हटते ही क्या कहानी सामने आने वाली है? देखिए, जैसे कि अभी लगातार हम लोग टीवी पे आपके चैनल में ट्रेंड्स देख रहे हैं जी। तो ट्रेंड्स जो दिख रहे हैं वो एनडीए के ट्रेंड्स को ऊपर जाते हुए हमेशा देख रहे हैं लगातार। अब इंडिया गठबंधन के जो ट्रेंड्स हैं वो एक लेवल पर सीमित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है अभी रुक जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो उत्तर प्रदेश में ही सपा का ज़्यादा जोर दिखाई दिया है हमें। तो सपा की अपनी लिमिटेशन उत्तर प्रदेश तक ही है। हाँ। तो और जो एनडीए है उसका प्रभाव पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी के, आप जैसे आपके चैनल में जो रुझान लगातार दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जैसे कि पिछले 2019 के परिणाम थे उसी तरह पूरे देश में दिखाई दे रही है, सारे देश में। समाजवादी पार्टी पूरे देश में आपको नहीं दिखती, खाली उत्तर प्रदेश में दिखती है। हाँ। तो जो प्रोग्रेसिव स्थिति जो भी बन सकती है वो एनडीए की ही आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अभी एनडीए में अंतिम रुझान तक आने तक हमें देखना पड़ेगा कि बीजेपी ज़्यादा अच्छी स्थिति में अभी से उठेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी। लेकिन मनीष, कुछ सीटों की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश की विदिशा सीट की बात करें, भिंड सीट की बात करें, और साथ ही यदि बात करें दिल्ली की वो सीट जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, बांसुरी स्वराज, तो इन सीटों पर आंकड़े क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस कुछ ही घंटे बाकी है, 2-3 घंटों में ये सारी तस्वीरें बिल्कुल जो धुंधली है साफ हो जाएगी और जो नई सरकार बनने वाली है उसकी तस्वीरें भी बिल्कुल साफ हो जाएगी 2 से 3 घंटे में। लेकिन हम अगर सीटों का अगर जिक्र करें, मध्य प्रदेश की विदिशा सीट का जिक्र करें, हाँ। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, देखिए वो लगातार 1 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा में ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये सीट निकाल लेगी, लेकिन जो बंटी विवेक साहू है वो लगातार 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए राजगढ़ की अगर हम बात करें, हाँ। तो राजगढ़ की सीट पर भी कहीं ना कहीं अंदेशा था कि जो दिग्विजय सिंह है वो सीट निकाल लेंगे और हाँ। उनकी जीतने की संभावना भी थी। लेकिन अब हम देखें कि वहां के जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें वहां की सामने आ रही है, शुरुआती रुझान में दिग्विजय सिंह पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है 29 की 29 लोकसभा सीटों पर आगे जाती दिखाई दे रही है, जैसा कि हमने संध्या राय पीछे नजर आ रही है अभी। बिल्कुल। और फूल सिंह बरैया जो हैं वो वहां से थोड़ा सा बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और भिंड सीट की यदि हम बात करें तो बिल्कुल ठीक है। और देखिए जैसा कि हमने पहले बताया कि चंबल ग्वालियर संभाग की जो 1-2 सीटें हैं उस पर थोड़ी सी शंका है, हाँ। लेकिन वो मुरैना सीट या भिंड होगी, इनमें से 2 सीटों पर थोड़ा सा सकता, तो वो भिंड सीट है। ये तस्वीरें आप सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें कि संध्या राय का जो विरोध रहा है, हाँ। उनका एंटी इनकम्बेंसी रही और लगातार जब वो अपने जनसंपर्क के लिए जा रही थी तो कहीं ना कहीं उनका विरोध जनता में जाता दिखाई दिया। जनता ने ये भी आरोप लगाया कि हमने हमारी सांसद को 5 साल देखा नहीं है, उन्होंने जो विकास के काम करवाए जाने चाहिए थे वो नहीं करवाए हैं। कहीं ना कहीं ये देखें कि ये नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी शायद कारण हो सकता है कि इस सीट से वो पीछे चल रही है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि प्रदीप राजौरिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यदि हम शुरुआती रुझान देख रहे हैं
और यह जो ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं, इन ट्रेंड्स में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है कि वो इस मैजिक फिगर से आगे जा रही है। क्या ये मोदी मैजिक है, क्या ये मोदी की गारंटी है, या फिर विपक्ष की असफलता जिसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आप तय मानिए, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया जनमानस ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सराह कर आज देश में जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देखने मिल रहा है, जिस जनमानस ने विश्वास व्यक्त किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर जनमानस ने विश्वास किया। जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा ही कहाँ है? चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ा है। बिल्कुल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जनमानस के बीच में कार्य किए हैं किसी से छुपे नहीं हैं। जनमानस के 100% विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उतरे हैं। उसी का परिणाम कि आज देश में अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रदीप जी हम अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो जो 10 साल का आंकड़ा है कांग्रेस उसको छूती दिख रही है, क्योंकि 10 साल में जो कांग्रेस का इस बार प्रदर्शन रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है। देखिए 10 साल में कांग्रेस 100 सीटें भी पार नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी हम शुरुआती रुझानों में 200 से अधिक सीटें जीतते हम दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये कहें कि भाजपा को भारी नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दो तस्वीरें हैं। स्थिति साफ हो जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन हम ये देखें कि बीजेपी को नुकसान है तो क्यों है इतना? देखिए मैं आपको बताऊं, काउंटिंग के अंतिम दौर तक आप देखेंगे प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। अभी आगे पीछे जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप तय मानिए जनमानस ने पहले ही से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन देने का मन बना लिया था। वही पिक्चर आप सभी के सामने आ रही है। और काउंटिंग के अंतिम दौर में आप तय मानिए देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सुनामी लहर आने जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सुनामी लहर आने आ जा रही है। हालांकि आपसे 3 अलग अलग तरह की बातें कही, लेकिन आपने जो स्क्रिप्टेड बयान दिया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। लेकिन यहाँ पर यश भारती जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी जब हमने देखा चुनाव, एग्जिट पोल, जो उसके पहले मतदान और आज मतगणना पर हम बात कर रहे हैं, विपक्षी गठबंधन को लेकर के एक बात सामने आई है कि बरगद के पेड़ को गमले में लगा दिया गया है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कहने के लिए ओपिनियन पोल्स ही कहे गए थे। 400 पार आ रहे थे ओपिनियन पोल्स। अब वो ओपिनियन पोल्स क्योंकि ओपिनियन था तो इसीलिए उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कमरे में बैठ के आपने अपना ओपिनियन किया और अनुमान आपने दे दिया, ठीक है। लेकिन सवाल तो तब उठे जब एग्जिट पोल आ गए। और गोदी मीडिया जिस तरीके से कहा जाता है ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जो गोदी मीडिया जो गोद में जाके बैठ गए उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खत्म करी। वो कैसे करी? किसी भी मीडिया हाउस ने खुद ने कोई सर्वे नहीं कराया। तो इसीलिए मैं एग्जिट पोल के लिए किसी मीडिया को दोषी नहीं ठहराता। लेकिन जिन एजेंसियों ने कराया उनकी क्रेडिबिलिटी क्या? कई ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने ये सर्वे किए हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑफिशियली तौर पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। तो वो क्या आंकड़े प्रस्तुत करेंगे? जिसका दाना होगा उसका गाना बजाएंगे वो। तो मीडिया हाउस भी अपने नाम के साथ में अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई और गोदी मीडिया इसीलिए उनको कहा गया कि वही आंकड़े अपने नाम के साथ उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। आरोपों को दोहरा रहे हैं जो आरोप पहले कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल लगा चुके हैं, आप भी वही आरोप दोहरा रहे हैं मीडिया को, गोदी मीडिया। मनीष भाई, अगर मैं हार रहा होता, हमारा गठबंधन हार रहा होता, तब आप कहते हैं हताशा है, निराशा है। आप ही जीता हुआ बता रहे, तब भी मैं वही बात कर रहा हूँ। इसका मतलब हमारे में रंग बदलने की भावना तो नहीं है। लेकिन जो इंडिया एनडीए है, भाजपा है, उसमें तो रंग बदलने की भावना है। जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए तो वहां उनका चुनाव प्रचार का रंग हरा हो जाता है, बाकी सब जगह उनका वो जंग लगा हुआ रंग हो जाता है। तो ये जंग लगे हुए लोगों को जनता हटा रही है
और हमारा लाल हरा रंग और इंडिया का गठबंधन जो तिरंगा, प्यारा तिरंगा है, संविधान का जो हमारा अशोक चक्र है, प्रतीक चिन्ह है, वो सब चीजें अब वापस आ रही है जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलना चाह रहे थे। मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से बड़े मार्जिन से हारेगी, जिसको धारा 370 के बाद सबसे ज्यादा बड़ा आइडियल होकर के बताने की कोशिश करी थी। आमंत्रण को लेकर के राजनीति करी, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहां भी भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। चलिए, मैं दो इसलिए हारने जा रही है क्योंकि उनके प्रत्याशी ने स्पष्ट कहा था 400 पार होते ही हम संविधान बदलेंगे। तो देश की जनता ने संविधान को प्राथमिकता में रखा, प्रमुखता से रखा, और ये प्रमाण जो दिख रहा है, जो रुझानों के रूप में ये दिखने आपके सामने। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहूंगा 2 सीटों की। सबसे पहले खजुराहो को विश्लेषण चाहूंगा, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा लेकिन नामांकन निरस्त कर दिया गया, तो आपने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अब जब कन्नौज से अखिलेश यादव 2012 के बाद से अब पहली बार लंबी बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार वो मतांतर जो है बढ़ता जा रहा है, अखिलेश यादव अपनी सीट पर लगातार बढ़त बनाए हैं। यदि वहाँ से अखिलेश यादव जो बढ़त बनी है वो परिणाम में तब्दील हो जाती है, तो वहाँ की ईवीएम ठीक होगी और बाकी जगह की ईवीएम में क्या खराबी आने वाली है? नहीं सूरज भाई, आपने एक ही लाइन में 2 बातें कह दी हैं जी। अगर एक प्रश्न पूछेंगे तो मैं एक का जवाब दूंगा, 2 प्रश्न देंगे तो मैं 2 का जवाब मैं दोनों का ही जवाब आपने प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक व्यवस्था से ईवीएम पे आ गए आप। जी, ईवीएम पे सबसे ज्यादा सवाल उठाया देश में और अविश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट में गई, किताब छापी, उनके बड़े नेता ने प्रस्तावना छापा, किताब का विमोचन किया, सड़क पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट लेकर के गए, जनता के बीच में अविश्वास दिखाया कि ये सब खराब है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहाँ ईवीएम की बुराई नहीं की हो। ठीक है, हमने तो बहुत जगह गुंजाइश छोड़ दी। हमने तो केवल वही बात करी है जहां ईवीएम को हमने प्रमाणिक तौर पर पाया कि गलत है। के नेता तो लगातार आपके सहयोगी दल है कांग्रेस, उनने तो लगातार, कांग्रेस ने तो ईवीएम को ही दोषी ठहराया है। जयराम रमेश की हम टिप्पणी सुन लेते हैं, या अगर हम भूपेश बघेल की टिप्पणी सुन लेते हैं, या अन्य नेताओं की टिप्पणी सुने, तो उनमें तो एक ही आरोप है कि चुनाव आयोग दोषी है, ईवीएम दोषी है। मनीष भाई, आपने शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, वो उड़ीसा के पुरी से जब चुनाव लड़ रहे थे तो 8 बजे तक, 8:30 बजे तक वोट नहीं डाल पाए और ईवीएम को दोष दे रहे थे वो। तो अब बताइए कौन ईवीएम को दोष दे रहा था? दूसरी बात, बहुत समय पहले कैराना में एक उपचुनाव हुआ लोकसभा का, वहाँ के डीएम ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने ये बताया कि भाई ईवीएम को गर्मी लग गई। अभी इस भीषण गर्मी में बेचारी ईवीएम कैसे बचती? ये तो रिटर्निंग ऑफिसर का स्टेटमेंट है ना। तो अगर कहीं गर्मी लग जाएगी तो गर्मी उतारने की भी बात ना करें भाई, टेम्परेचर नॉर्मल रखने की बात तो की जा सकती है ना। तो हम वही बात कह रहे हैं कि अगर कहीं छेड़छाड़, कहीं कोई गुंजाइश की जाएगी, उसका हम विरोध करेंगे। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो हमारे एजेंट्स हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश की कैराना की बात की है, कैराना में एक और मनीष भाई एक और देखिए, एक और टिप्पणी वहाँ पर मशहूर हुई थी कि आपने गर्मी उतारने की बात कही। दूसरा बयान वहाँ भी ये भी था कि हम चर्बी उतार देंगे। ये भी तो बयान पूरा कहिए ना आप। चर्बी उतारने की बात कही थी ना, ये अखिलेश यादव की टिप्पणियां, ये आप बयान सुन लीजिए। ये रिटर्निंग ऑफिसर का मैंने बात की, जो डीएम था मैंने उसकी बात की, तो पूरी बात बनती नहीं ना। अगर उन्होंने कही होती चर्बी की बात तो मैं कहता हूँ। अखिलेश यादव ने ये बात कही थी चर्बी उतारने की, हम चर्बी उतार देंगे। सवाल मुझसे ईवीएम को लेके किया तो मैंने वो जवाब दिया। दूसरी बात, देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्रताड़ित करने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। मतदान के समय पे भी हुआ, चुनाव प्रचार के समय भी हुआ, मतदान में रेड कार्ड इश्यूज किए गए। समझ में आता है कि आप व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वहीं कन्नौज का आपने जिक्र किया, तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बिक गई है, पैसों में बिक गई है, अधिकारी बिक करके काम कर रहे हैं। तो भाई अधिकारी, पुलिस किसकी? राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार किसकी? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। तीसरी बात, अब मैं बात करूं मतगणना की, तो मतगणना में जो हमने अपने एजेंट्स बनाए हैं, कौशाम्बी में लगभग 10 एजेंट्स को रेड कार्ड इशू करके घर बैठा दिया है, जबकि पहले उनको परमिशन दे दी, देर रात में उनको रेड कार्ड इशू करके घर बैठा दिया। जब आपने परमिशन दी थी तब आपको उनका बैकग्राउंड नहीं पता था क्या? 1-2 की गलती हो सकती है, लेकिन 10-10 लोगों की, और अब उनको मतगणना स्थल पे जाने से रोकना, यानी कि आप चाहते हैं कि चुनाव प्रभावित हो। तो हम तो सच पे बात कर रहे हैं, हम हवा में बात नहीं कर रहे कि 400 पार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है विभांशु। चलिए, लेकिन यहाँ मैं वापस अब आऊंगा आपके पास में, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यश भारती आपसे जानना चाहूंगा कि रुझान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो रुझान सामने आने, प्रारंभिक रुझान। देखिए, अब तो परिणाम की बात है, कुछ देर बाद अभी परिणाम आ जाएंगे। ठीक है। जो परिणाम आएंगे, अगर कोई गड़बड़ियां नहीं हुई हैं, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि हमारे
मतदान केंद्रों पे मतगणना केंद्रों पे जाकर के हमारे एजेंट्स को रोका जा रहा है, उनको डिस्क्वालीफाई करके रेड कार्ड इशू किया जा रहा है, ये गड़बड़ियों का हिस्सा है। ठीक है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जब कन्नौज के पोलिंग बूथ्स पे गए तो एजेंट्स को मार के बाहर भगाया जा रहा था। संभल में मतदाताओं को मार के भगाया गया। जो दिख रहे थे कि हाँ ये किसके समर्थक हैं, कपड़ों से पहचाने जा रहे थे, जाति से पहचाने जा रहे थे, और लाठीचार्ज करके मतदान केंद्र से उनको भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था। मतलब जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रत्याशी कन्नौज से माननीय अखिलेश यादव जी पहुंचे हैं, गड़बड़ियां रुक गई, गुंडे भाग गए, और पुलिस प्रशासन और सारा प्रशासनिक व्यवस्था। यश भारती जी, दो बातें। यश भारती जी, आपको रोक रहा हूँ, दो बातें। केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की, इसलिए मतदान निष्पक्ष नहीं हुआ, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैंने तो प्रामाणिकता से बात की ना। ठीक है, ठीक है, मैंने प्रामाणिकता से बात की। राजौरिया जी, एक अंतिम बात, अंतिम बात सुनिए जी। इस भीषण गर्मी में जब हम ईवीएम लेकर के आए हैं, ईवीएम का मकसद जल्दी चुनाव कराना, परिणाम जल्दी देना। 80 दिन चुनाव, किस पे सवाल खड़ा करेंगे? और इस भीषण गर्मी तक लेके आना, जो चुनाव में हमारे लोग मृत हुए हैं, जो राजनीतिक पार्टी के लोग मृत हुए हैं, जो हमारे प्रेस के साथी मृत हुए हैं, जो मतदाता मृत हुए हैं, उनकी शहादत को, उनकी मैं तो ईश्वर से कामना करूंगा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। लेकिन दोषी कौन? ठीक है, इस अव्यवस्था का दोषी कौन? कोई नहीं बताने वाला। ठीक है राजौरिया जी, सीधा आरोप है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को 80 दिन चुनाव, भीषण गर्मी, ठीक है, साफ पता था कि भीषण गर्मी पड़ेगी। एक मिनट उत्तर ले लूं मैं राजौरिया जी से। प्रदीप राजौरिया जी, यश भारती ने सीधा आरोप लगाया है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, प्रभावित किया गया है, लाठीचार्ज किया गया, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया है। देखिए, मैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही आगाह किया था कि कांग्रेस हार का ठीकरा कहीं ना कहीं मीडिया पर, कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन पर, कहीं ना कहीं निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों को छोड़ने जा रही है जी। जबकि वास्तव में कांग्रेस पार्टी को आज अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। अपने यहाँ कहा जाता है जिसकी नीति ठीक नहीं होती है उसकी नीयत भी ठीक नहीं होती है। जनमानस के बीच में कांग्रेस पार्टी ने दशकों राज किया है। उन्होंने कहा कि मैं गरीबी हटाऊंगा, गरीबी हटाओ अभियान चलाया। आपके नेता कहते थे कि हम 1 रुपए डालते हैं और 15 पैसे जनमानस के बीच में रहते हैं। जब आप शीर्ष पर रह के इस टाइप की बात करेंगे, जनमानस की भावनाओं से कुठाराघात करेंगे, तो आज जनमानस ने कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया है। और कांग्रेस से आज जो शून्य और खत्म की ओर है, उसका मेन कारण उनकी कांग्रेस पार्टी की नीति ठीक नहीं है। वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी कर रही हो, 3-4 बार इस्तीफा दे रही हो, तब भी उसके फार्म हाउस से बड़ा पैसा मिलता है। जनता को जनार्दन मान के काम किया है, उसी का परिणाम कि आज देश में जनमानस भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन देने जा रहा है और देश में एक बार पुनः फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, अभी शुरुआती रुझानों में 294 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है, तो वहीं 200 से अधिक सीटों पर, करीब 223 सीटों पर इंडिया गठबंधन आ गए। देख ले, थोड़ी ही देर में ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जो शुरुआती रुझान है, क्या यही नतीजे हैं। अगर यही नतीजे रहे तो कहीं ना कहीं हम ये भी देखेंगे कि बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। विभांशु जोशी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पूरे हम अगर रुझानों की बात करें या नतीजों की बात करें तो थोड़ी ही देर है, 1-2 घंटे में सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन हम ये देखें कि जब इलेक्शन कमीशन जब इस बात की घोषणा कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा आपसे नहीं होती और खता ईवीएम के कहते हो। और दोबारा उन्होंने उस बात को दोहराया कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है तो आप हमको पुख्ता सबूत दीजिए। हमने हर एक बिंदु पर कार्रवाई की है और फिर ईवीएम की बात लेकर जाते हैं, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर हम सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं कटघरे में तो हम ही है ना सर। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि आप तथ्य प्रस्तुत करें। यदि कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को कहीं फोन करके दबाव डाला गया है सरकार की तरफ से, तो ऐसे कोई सबूत लेकर आए। देखिए, न्याय व्यवस्था सबूतों से चलती है बिल्कुल। और जब तक सबूत हम नहीं पेश करेंगे, किसी बात को तथ्य पूरक नहीं माना जाता है और वो मत रह जाता है। तो यदि हम देखिए, अभी ये जो चुनाव चल रहा है, एनडीए बनाम इंडिया का ये चुनाव है पूरे देश में। इंडिया गठबंधन जब बना था तब आप देखेंगे उनके बनने के उसमें सबसे प्रमुख बात थी वीवीपैट को लेकर। उन्होंने प्रमुख मुद्दा लिया था जब गठबंधन था। जब आप दस्तावेज उनके पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा था कि
वीवीपैट की बात उन्होंने कही थी कि हमें वीवीपैट चाहिए। इसका मतलब इंडिया गठबंधन जो बना ही था पूरा, वो ही चुनाव आयोग पे शंका करते हुए उसका गठन किया गया था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जजमेंट कर दिया कि वीवीपैट दिया जाना अनिवार्य नहीं है, वीवीपैट निकलेगा, लेकिन उसको तो वो उस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की उस बात को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने धाराशाही कर दिया। देखिए, जनता और चुनाव आयोग के बीच में किसी भी राजनीतिक दल को कभी नहीं पड़ना चाहिए। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनता और चुनाव आयोग। चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, उस पर इस तरीके के प्रश्न लगाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आप कोई विपक्षी दल चुनाव आयोग पे प्रश्न करता है तो उसकी जो 223 सीटें या 220 सीटें जो दिखाई दे रही होती हैं स्क्रीन पर, वो भी शंका में आ जाती हैं। क्योंकि यदि उसने यही आपत्ति कर दी कि निष्पक्ष नहीं है, तो उसी की सीटें शंका में आ गई कि मतलब उसने भी कहीं ना कहीं कोई किसी तरीके की धांधली करके इस सीटों पर पहुंची। तो कभी भी चुनाव आयोग के किसी बात पे इस तरीके की शंका करना एक बड़ा, प्रशांत किशोर जी ने भी अपने एक बार के बयान में मैं कहीं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि इतना बड़ा प्रशासनिक सिस्टम इलेक्शन में लगा रहता है, उसमें कहीं किसी तरीके का दबाव और भ्रष्टाचार उसको देखा जाना, ये बड़ा असंभव सी चीज है। बिल्कुल, चुनाव आयोग जी, मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरह से बात हुई महाभारत की, जी जी, क्योंकि एक बयान सामने आया कि यदि लोकतंत्र की हत्या हुई तो महाभारत होगा। कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि सर पर कफन बांध के निकलें। ये कैसा लोकतंत्र है देश का? नहीं, बिल्कुल हमें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, अपने देश की जनता पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में इंपॉर्टेंट होता है मैजिक फिगर। अभी देखिए, विपक्ष इंडिया गठबंधन के पास अभी तक उसने पूरे रुझानों में किसी भी दौर में मैजिक फिगर को अभी नहीं पकड़ा है। देखिए, अभी आपके स्क्रीन में मान लीजिए 223 यदि इंडिया गठबंधन का दिखाई दे रहा है, तो मैजिक फिगर इज 272 जी। अभी भी 49 मैजिक फिगर से ये इंडिया गठबंधन दूर है। लेकिन एनडीए लगातार मैजिक फिगर के ऊपर बना हुआ है। तो ऐसे में ये कहना कि इंडिया गठबंधन ये कहे कि हमने जनता का स्नेह प्राप्त कर लिया, देखिए लोकतंत्र में बहुमत जिसके साथ होता है वो जनता का माना जाता है, उसी का संसद में नेता चुना जाता है। तो ऐसे में ये कहना कि एनडीए से लोगों ने अपना एनडीए के प्रति लोगों का रुझान नहीं है, एनडीए को नकार दिया है, ये बात अभी जब तक कि वो मैजिक फिगर के ऊपर है, इस तरीके की बात करी जाना बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम सीटों की बढ़ोतरी अगर इंडिया गठबंधन की देख रहे हैं, तो हमने उन बयानों को देखा, देखिए राहुल गांधी के बयान देखे हैं, या हम इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं को बयान देखे हैं कि वो संविधान की पुस्तक लेकर घूम रहे थे, कह रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा। तो क्या ये बात जनता के जहन में घर कर पाई? लेकिन मनीष एक बात यहाँ ये बात जरूर आती है, चूंकि अब हम परिणाम के दिन बात कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के क्या कुछ हुआ है वो तमाम चीजें पीछे की बातें हो गई। लेकिन यदि हम परिणाम के दिन बैठे हैं, जहां यदि हम ये बातें कर रहे हैं, तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, सीधी रूप से आ जाती है कि जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला देखा गया, जिन्हें वीआईपी सीटें बताई गई, जिन्हें हॉट सीटें बताई गई, मैं चाहूंगा कि उन सीटों का थोड़ा सा जिक्र करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो कुछ हॉट सीट है, जो बिल्कुल वीआईपी सीट है, उनका भी अगर जिक्र, देखिए अमेठी की अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी यहाँ से पीछे चल रही है, जो केएल शर्मा है वो आगे चल रहे हैं। अमेठी की राजनीति में अमूमन हमने यही देखा है कि पिछले कई दौर से वहाँ पर गांधी परिवार है उसका कब्जा रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में जो गांधी परिवार के कब्जे को स्मृति ईरानी ने खत्म किया, लेकिन फिर वो 2024 से पिछड़ती हुई नजर आ रही। इसका क्या कारण हो सकता है सर? मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे। विभांशु जोशी जी बिल्कुल। देखिए, अब ये तो लोकतंत्र है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन ने अपने प्रयास करे, एनडीए ने भी अपना प्रयास किया। कई बार से, लगभग 2 बार से वहाँ से सांसद रही हैं, इस बार चुनाव में उतरी हैं, और अभी परिणाम पूरा आया नहीं है। मुझे थोड़ा सा भी कई वोटों का राउंड बाकी है। अभी मुझे उनका एकदम आंकड़ा नहीं मालूम है कि वो कितने से आगे या पीछे चल रही हैं। केएल शर्मा जो है 7,900 वोटों से भी आगे। देखिए, अब लोकसभा चुनाव में 7,000 की हार जीत को तो हम बहुत मायने नहीं रखते, तो ये जरूर है कि जो वोट अभी है उसे हम मानेंगे कि आगे चल रहे हैं, लेकिन आगे के आधार पर आप हार जीत की घोषणा कर दें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें परिणाम के अंतिम समय तक उसको देखना होगा। लेकिन ये देखिए, ये इलेक्शन का ट्रेंड लगातार 1989 से जो इलेक्शन का ट्रेंड है हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल अलग ढंग का चलता आया है, जिसे 2014 में और 2019 में बदला गया था। तो अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का ट्रेंड आ रहा है, वो एनडीए गठबंधन अपनी स्थिति को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। सिर्फ
पहले से उनका प्रदर्शन बेहतर है। सीमित सिर्फ सपा के ही सीटों पर है, वो यूपी में सीमित होती सी दिख रही है, ट्रेंड से सीमित होता रह रहा है। ठीक है, मतलब ये कहा जा सकता है कि जो प्रदर्शन है पिछले चुनाव की अपेक्षा यहाँ विपक्षी गठबंधन और उनकी पार्टी उनके प्रत्याशी बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन यहाँ मैजिक फिगर से दूर है। मैजिक फिगर से दूर है। पिछली बार की अपेक्षा प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, लेकिन मैजिक फिगर से दूर है। जैसा कि आपने बताया भी कि अभी लगभग 59 सीटें वो दूर हैं, और जहां एक तरफ बात हो रही कि ये दूसरे राउंड या तीसरे राउंड की मतगणना के बाद आए हुए रुझान हैं, अभी बहुत ज्यादा दूर देर नहीं है, लेकिन कुछ देर जरूर है जब परिणाम आएंगे। लेकिन प्रदीप राजौरिया जी, यहाँ मैं बात करूं यदि मध्य प्रदेश की इंदौर सीट में, जहां पिछले चुनाव में लगभग 10 लाख से ज्यादा वोट मिले थे शंकर लालवानी को, और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी की ना होने की वजह से ये बताया गया कि सबसे ज्यादा, क्योंकि पिछले बार जो है लगभग 5,49,000 वोट से जीत दर्ज की गई, सबसे बड़ी जीत इंदौर में दर्ज की गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा, जब प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे तब उन्होंने कहा कि इस बार हम जीतने के लिए नहीं, जीत का अंतर बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इंदौर सीट को लेकर के कितने आश्वस्त हैं, कितने लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां पर? आपको उम्मीद है जीतने की? देखिए, मैं बताऊं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, नहीं, वहां मोदी जी ने चुनाव नहीं लड़ा है, वहां मोदी जी ने चुनाव नहीं लड़ा, वहां शंकर लालवानी थे, उनके बारे में बात बता दो आप तो हमें। पूरा विषय हो जाता है। जी। वो जनमानस का अपार विश्वास और जन समर्थन मोदी जी को है। हाँ। और हमारे मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनमानस के बीच में जो वोटा परसेंटेज 10% बढ़ाने के लिए कार्य किया है, उससे प्रचंड बहुमत से इंदौर सहित मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी दर्ज करने। अब मेरी बात का जवाब दे दो, जो आपने अपना यशोगान कर लिया पार्टी के नेताओं का, मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दो आप। प्रदीप राजौरिया जी, प्रदीप राजौरिया, मेरा प्रश्न कुछ और ही था। सवाल मेरा प्रश्न कुछ और ही था, उसका उत्तर भी दे दो। पार्टी के नेताओं का यशोगान हो गया है, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिएगा। इंदौर से भी हम लोग बड़े, मेरा प्रश्न इंदौर से कितने लाख वोटों का अंतर होगा? देखिए, चुनाव मतगणना के अंतिम उसका जो क्रम रहेगा काउंटिंग का, उसी में आपको ये एकदम एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते। बीजेपी के नेताओं को तो पता है कि कौन कहां से कितने लाख वोटों से जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से, अरे प्रचंड बहुमत से बहुत अच्छी बात है, प्रचंड बहुमत बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कहते हैं कि हम लाखों वोटों से जीत रहे हैं। कई सारे नेताओं का बयान है कि यहाँ हम इतने अंतर से जीतेंगे, यहाँ इतने अंतर से जीतेंगे। अब इंदौर को लेकर के आप आश्वस्त नहीं है? जीत रहे हैं ना इंदौर, ये तो कंफर्म है ना? बिल्कुल, प्रचंड बहुमत से इंदौर लोकसभा से हम जीत रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट दिया था वोटा परसेंटेज 10% बढ़ाने का, नहीं बढ़ा, हम लोगों ने काम किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक है। यश भारती जी आपके पास आना चाहूंगा, प्रदीप राजौरिया जी, प्रदीप वापस आऊंगा आपके पास। यश भारती जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि प्रदीप राजौरिया जी से हम जो सवाल पूछते हैं उनका एक ही उत्तर होता है, प्रचंड बहुमत से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री, ये सारी चीजें तमाम वहां से आ रही हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, वर्तमान जो सियासत की तस्वीर हम देख रहे हैं, मेरा जो पहला सवाल था, जहां मैंने सवाल आपसे पूछा था कि जो बातें कही जा रही कि विपक्षी गठबंधन जो है वो बरगद के पेड़ को गमले में लगाने जैसा हो गया, क्योंकि ये बातें सियासी गलियारों से आई हैं, ये मेरे शब्द नहीं थे, इस पर उत्तर चाहा था। दूसरा मैं जो चाह रहा था कि अभी बात हुई सपा का गठबंधन जो था, कांग्रेस को सीटों का बंटवारा को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा की प्रस्तुति, दूसरे राज्यों में आपके गठबंधन की प्रस्तुति, अखिलेश यादव की सीट पर उनका वर्चस्व, ये जो तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, यहाँ एक चीज़ ज़रूर है। आपने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ रही है, और ईवीएम को लेकर के जो बात आपने कही है, और ये भी कहा कि सत्ताधारी दल केंद्र का और राज्य का डबल इंजन की सरकार, इन सब के बावजूद आपके प्रदर्शन की वर्तमान परिस्थिति जो रुझान हैं, उन रुझानों को देखते हुए आप कितने आश्वस्त हैं कि आप कितनी सीटों पर, पूरे विपक्षी गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, केवल सपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, यदि वो फिगर, जो मैजिक फिगर से तो अभी आप बहुत दूर हैं रुझानों में भी, लेकिन किस फिगर तक आप जा सकते हैं?
ये शुरुआत आपने प्रदीप जी की बात से करी, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें, या पर्ची प्रथा है, हाँ। या पर्ची से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तो पर्ची में जितना लिखा है, हाँ। हमारे प्रदीप जी उतना ही बोल पाएंगे। अगर पन्ना मिलता तो शायद ज्यादा बोल पाते हैं। तो जितना पर्ची में लिखा है उतना वो बोलेंगे, उनकी मजबूरी है। हाँ। वहाँ बड़ा अनुशासन चलता है, चाहे उसको हिटलरशाही कह लीजिए अनुशासन के नाम पे, कि आपको जितना कह दिया उतना ही करना है। हाँ। अगर 2 कदम चलने को कहा है तो 2 ही कदम चलना है, ना 1 कदम पीछे ना 1 कदम आगे। हाँ। उतने पे चल के खड़े हो जाए। तो प्रदीप जी वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो आप जो भी सवाल पूछेंगे वो पर्ची वाले उतने ही जवाब मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरी बात, आपने जो सवाल मुझसे कहा, जी। देखिए ये तो राजनीतिक बयानबाजियां हैं, गमले में रख देना, तराजू में तोल देना, जो भी ये सब कह दी जाती है बातें, ये तो प्रदर्शन बताता है। वो प्रदर्शन अब आपके सामने है। किस पार्टी ने, गठबंधन में किस घटक दल ने किस भावना से काम किया, उसने क्या परिणाम दिया, किसने कितनी मेहनत करी, सारी चीजें यश भारती जी, क्षमा चाहूंगा आपको रोक रहा हूं मैं। मेरा जो प्रश्न है वो इस आशय में है कि उत्तर प्रदेश की कुल सीटों पर जो है 38 सीटों पर एनडीए आगे और 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। ये प्रश्न मेरा इस आशय में था। मैं अगला जवाब मैं उसी बात को देता जी कि देखिए, हम लोगों ने काम किया हुआ है, प्रदर्शन हमारा जनता स्वीकार कर रही है। हमने कहा संविधान खतरे में है, तो हमने 400 पार जैसे हवाबाजी नहीं करी, जैसे मैंने पहले कहा था। इनके अयोध्या से प्रत्याशी लल्लू सिंह ये कह रहे हैं 400 पार करेंगे तो हम संविधान बदलेंगे। इनके केंद्रीय मंत्री हेगड़े कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे हम संविधान बदलेंगे। इनके अन्य नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। उस बात पे हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे पे है। और जनता ने समझा। जो ये अयोध्या में प्रभु राम के पीछे छुप करके लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे थे, तो लोगों ने समझ लिया संविधान सर्वोपरि है। भावनाएं भी तब तक सुरक्षित हैं जब तक संविधान सुरक्षित है। नहीं तो भावनाएं के साथ खिलवाड़ तो भारतीय जनता करती भी है। उनकी जो मूल भावना है वो भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी अगर संविधान सुरक्षित नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन तो कांग्रेस के शासनकाल में किए गए हैं। नहीं, संशोधन करना और संविधान बदलने में बहुत अंतर है। उदाहरण मैं देता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो जयपुर हाई कोर्ट के अंदर मनु महाराज की मूर्ति लगाती है। मनु महाराज मनुस्मृति के प्रतीक हैं। हाँ। मनुस्मृति जाति प्रथा को बढ़ाती है। जो जाति से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो ऊपर रहेगा, जो जाति से नीचा माना जाता है वो नीचे रहेगा। संविधान ये नहीं देता। संविधान हमको मूल अधिकार देता है, सबको बराबर से देता है। जो पिछड़ गया है उसको विशेष अधिकार दे करके सबके साथ में खड़े होने का अधिकार देता है। बिल्कुल, लेकिन संविधान सुरक्षित रहेगा। ये कई प्रमाण है जो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है उसने संविधान के साथ छेड़छाड़ करी है, उसकी मूल भावना के साथ की है। बदलाव करना समय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन छेड़छाड़ करना समय की आवश्यकता नहीं। छेड़छाड़ क्या है ये समझ में नहीं आता। हमेशा एक ही बात की जाती है कि संविधान खत्म किया जा रहा है, संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। छेड़छाड़ क्या होता है? ये संविधान से कौन सी धाराओं को खत्म कर दिया, कौन से अनुच्छेद को खत्म कर दिया, ये समझ में नहीं आता। यश भारती जी, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात की भारतीय जनता पार्टी ने। आपने 3 बार के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 3 बार के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा हम लद्दाख को विशेष अवसर देंगे। लद्दाख के लोग लद्दाख बंद करके बैठेंगे, विशेष अवसर तो मिला नहीं। लेकिन यूटी बनाया ना, यूटी के माध्यम से उसका विकास करने की कोशिश करी। यूटी की बात नहीं, जो चुनाव में घोषणा पत्र था, जिस नाम पे वोट मांगे उसकी बात है। विशेष अधिकार देने की बात थी संविधान में धारा 9 के अंतर्गत उनको। ये तो संसद तय करती है कि कौन को कितना विशेष अधिकार देना है। मनीष भाई, अरे यस आप क्यों पार्टी बन रहे हो? बात नहीं बन रहा। इस काम के लिए प्रदीप भाई है ना बीच में रोकने के लिए। नहीं, बीच में नहीं रोक रहा हूं, लेकिन संसद तय करती है। पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। बिल्कुल, संसद तय करेगी कि कौन तय करेगा। घोषणा पत्र में लाते समय क्या भारतीय जनता पार्टी को ये पता नहीं था? आज अगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से होगा या नहीं होगा? क्या आपके 3 घोषणा पत्रों में अगर आपने लद्दाख को विशेष अवसर देने की बात करी, धाराओं में संशोधन करने की बात करी, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये संशोधन कहता है, ये बदलाव कहता है। लेकिन छेड़छाड़ करना और समाप्त करना यही बात कहता है कि जो आप कह रहे हो वो कर नहीं रहे अपनी सुविधा के साथ। धारा 370 आपने हटाया, उससे लाभ क्या मिला? कितने लोगों को आपने वापस स्थापित कर दिया जो कश्मीरी पंडितों के नाम पे आप कहते थे? कश्मीरियों को और कश्मीरियों का जो जनादेश था, जिनको वो समर्थन करते थे, उन सारे नेतृत्व को आपने नजरबंद जेल के अंदर जैसा बंद कर दिया, घरों के अंदर। मेरी बात ठीक है, बिल्कुल। उसी के खिलाफत में जम्मू कश्मीर में आप जो वोट प्रतिशत देख रहे हैं बढ़ा हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में है। भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वहां जम्मू कश्मीर में 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशी तक उतार पाए। भारतीय जनता पार्टी जो रंग बदलती है, मैंने पूर्व में भी कहा
जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उनका रंग हरा हो जाता है और बाकी पूरे देश में उनका जंग लगा कलर हो जाता है, रंग हो जाता है, तो ये रंग बदलने वाला, चेहरे पे चेहरा लगाना, चेहरे पे चेहरा, सूरज भाई चेहरे पे चेहरा लगाने वाली बात मैं वो कह रहा हूँ। जंग लगा हुआ कलर जी से पूछ रहे थे कि चुनाव तो शंकर लालवानी जी लड़ रहे हैं, चुनाव तो शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं, तो मोदी जी का नाम क्यों? ये चेहरे पे चेहरा नहीं, ये मुझे एक शब्द, यश भारती जी, सिर्फ एक शब्द, आपने कहा जंग लगा हुआ कलर, वो कौन सा कलर है? जंग का जो रंग होता है वो भारतीय जनता पार्टी का रंग है, ठीक है, और जंग उतारने का काम हम कर रहे हैं। ठीक है, जनता हमको समर्थन दे रही है, उसके पर्याय में कौन सा शब्द? खटारा इंजनों को जनता पसंद नहीं कर रही है, जो डबल इंजन टकराने लगे यश हैं। भारती जी, जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए और गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हम कैंडिडेट इसलिए नहीं उतार रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव लड़ना हमारी प्राथमिकता में नहीं है, बल्कि वहां का विकास हमारी प्राथमिकता में है, वहां के लोगों की बेहतरी करना हमारी प्राथमिकता में है। तो उनका विजन तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना, इसमें दो राय कहाँ है? तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, मैं यही तो बात कह रहा हूँ। कितने लोगों को प्लॉट दिला दिए जो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग प्लॉट ले सकते हैं। मैंने विस्थापित की बात करी, कितने लोगों को विस्थापित कर दिया, कितने कश्मीरी पंडितों के चार नाम बता दें। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी को 4 कश्मीरी कश्मीरी पंडित खुद नहीं जाना चाहते जम्मू कश्मीर पे, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं है उनको। समय की सीमा है। और एक अंतिम बात जी सूरज भाई, निवेदन था, जिस धारा 370 के लेकर के मनीष भाई आप बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कहा कि हर बूथ में हम 370 वोट बढ़ाएंगे, जनता ने उसे अस्वीकार कर लिया। और कितने प्रमाण चाहिए आपको कि भारतीय जनता पार्टी के वादों के खिलाफत में? चलिए, हालांकि एक छोटी सी बात है, आपने 370 की बात कही कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की बात की, धारा 370 की बात कही, तो राहुल गांधी 295 की बात क्यों कर रही है? ये कौन सी धारा है? ये धारा नहीं है, नहीं, ये धारा है, एक अनुमान है, ये धारा है, हमारा एक ये धारा है। ये धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति धार्मिक स्थल को तोड़ता है, तब 295 लगती है। हमारा एक अनुमान है, वो तो देखिए नहीं, अनुमान 300 पार भी तो हो सकता था ना, जैसे कि बीजेपी ने 400 पार बोला, आप 300 पार बोल देते। 295 अनुमान का कोई आधार होता है, हवा नहीं होती कि 400 पार। मैं आधार की ही बात कर रहा हूँ, 295 का आधार क्या वही धारा है? और जो इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं से जो खिलवाड़ हो रहा है, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या लोकसभा हार रही है। नहीं, ठीक है। और जो आप बात कर रहे हैं, ये धाराएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लग चुकी है समय समय पे। योगी आदित्यनाथ जी पे लग गई और मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी धाराएं खत्म करने का काम किया। ठीक है, तो ये जो सब बातें हैं, जो संविधान खत्म करना, लोकतंत्र खत्म करना, व्यवस्था खत्म करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए विभांशु जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। यही मुद्दा कि 370 और 295, एक तरफ 400 पार का नारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 400 पार हम एनडीए के साथ आएंगे और 370 भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 370 का उदाहरण धारा 370 से, और जैसा कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की बात कही गई तो वो 370 याद दिलाया गया, लेकिन 295 राहुल गांधी कहते हैं कि हम 295 सीटों पर जीतेंगे। ये 295 का आंकड़ा, यदि धारा 295 है जो धार्मिक स्थलों को तोड़ने पर लागू होती है, तो इन दोनों के आशय में आप चाहूंगा कि दर्शकों को समझाएं। जी हाँ, देखिए, ये 370 जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान की धारा थी, अनुच्छेद था, जिसके तहत कश्मीर में एक स्वायत्तता दी गई और कश्मीर अपने विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है। एक बात ये निकल कर आई थी कि बीजेपी ने वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा। देखिए, सभी राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस ने दिल्ली की उस सीट से ही चुनाव नहीं लड़ा जहाँ से सोनिया गांधी, मुझे बोलने का और जी आऊंगा यश भारती जी, तो ये तो राजनीतिक दल का अपना अपना मंतव्य होता है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है। कुल मिला के हम यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ही देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ा है। तो ऐसे राजनीतिक दल पर ये, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो सिर्फ चुनाव आयोग के आधार पर बातें कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा जम्मू कश्मीर में, वो कमल के निशान पर चुनाव लड़ा। झंडा चुनाव जो लड़ा जाता है वो चुनाव निशान पर लड़ा जाता है। वो एक राष्ट्रीय दल है, उसे चुनाव निशान कमल का फूल मिला हुआ है, उसी पे आप देखते हैं मतदान में भी कमल का फूल ही आता है उस पे। तो ये प्रश्न किसी कभी रंग से हमें किसी कोई भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। वो एक अलग विषय है। और जो जैसे हर राजनीतिक दल अपने किसी ना किसी जोड़ के साथ अपने संख्या को, जीतने वाली संख्या को बताता है, वैसे कांग्रेस ने भी एक ऐसा जुमला दिया कि हम 295 सीटें आएंगे। उन्होंने एक धारा से उसको जोड़ने की कोशिश की होगी। और जैसा कि विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान को बदलने के खिलाफ मैंडेट है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैंडेट तो अभी एनडीए के पक्ष में है। एनडीए मैजिक फिगर से ऊपर निकल गया है और चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का था। और इंडिया गठबंधन में भी अभी थोड़ी सी बात आप देखिए कि
इंडिया गठबंधन में जो आपके आंकड़े दिख रहे हैं उसमें ममता बनर्जी टीएमसी के बड़े आंकड़े हैं। हाँ। और टीएमसी ने अभी तक अपना रुख लगातार बदला हुआ है। बिल्कुल। कभी वो कुछ बोलती हैं, कभी बोलती हैं मैं बाहर से समर्थन दूंगी, हाँ। कभी वो बोलती हैं हम अंदर से जाएंगे। हाँ। लेकिन जहां तक जी, एनडीए की बात करें, देखिए एनडीए में किसी ने भी हाँ। मोदी जी के नेतृत्व का स्वीकार नहीं किया है। हाँ। वो एक नेता को वो मानकर वहां पर चल रहे हैं। तो मैजिक फिगर एनडीए के साथ इस समय साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये कहना हाँ। कि संविधान भाजपा बदलने वाली थी, हाँ। उसके खिलाफ ये मैंडेट है, हाँ। मैं इस बात पर सीधे तौर पर आपत्ति करना चाहता हूँ। ये जनता की सोच के साथ सीधा आरोप लगाया। बिल्कुल। एक और बात यशभाती जी आपके पास आऊं उससे पहले आपने एक बात कही, उसका जवाब प्रदीप राजौरी से लेना चाहूंगा। प्रदीप जी, यशभाती जी ने कहा है कि जंग लगा हुआ रंग भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा रंग है और क्या उसको जंग लग चुका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवा को मान्य करती है और सूर्य नारायण के प्रतीक है भगवा ध्वज, और पूरे देश में इस बार भगवा खेलने जा रहा है। कांग्रेस की न नीति है, न नियम है, न झंडा है, न कहीं भी। भारतीय जनता पार्टी का रंग भगवा है, जैसा यशभाती जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी का रंग जंग लगा हुआ है। नहीं, जम्मू कश्मीर में हरा हो जाता है वो पता नहीं वो सूर्य को हरा रंग कैसे चढ़ जाता है वो समझना बड़ा मुश्किल है। होने जा रही है। वही जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर रंग का जवाब दे दीजिए प्रदीप जी, अगर पर्ची पहुंच गई हो तो रंग का जवाब दे दीजिए। वो विभाग नहीं है, सत नमन करने वाले क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। भारत माता का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर में। हम चुनाव की तो वहाँ सूर्य का रंग क्यों बदल जाता है, वहाँ भगवा क्यों नहीं होता, वो जंग लगा हुआ रंग क्यों नहीं होता? पार्टी का कहीं भी एडजस्ट हो जाती है। आज इंडिया गठबंधन का देखिए आप, अलग अलग आपके मैनिफेस्टो है, अलग अलग आपके नेता है, इसलिए तो आपसे को बहुमत नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में देश के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास किया है, जनमानस का अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। बहुत सुंदर। एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, ये कहकर के अपनी बात खत्म कर दीजिए। यशभाती जी अपनी बात कही है जी। मैंने जो बात कही अंतिम चरण में जानिए, पूरे देश में देश के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सुनामी लहर आने जा रही है। ठीक है बिल्कुल। यशभाती जी आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। देखिए सूरज भाई, मैंने कहा कि रंग बदलते हैं ये, वहाँ हरा रंग हो जाता है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के साथी दे नहीं पाए। दूसरी बात, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे जी। उनका अपना एक आंकड़ा है, उनकी अपनी एक बात है। मैं तो प्रामाणिक तौर पे बात की, संविधान बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच कह रहे हैं, जिम्मेदार लोग कह रहे हैं, जिनको आप चुनाव लड़ा रहे हो। घोषणा पत्र में जो आपकी बातें लद्दाख को लेकर, अन्य लोगों को लेकर, मैंने वो बातें कही। मैं तो प्रामाणिक बातें कह रहा हूँ। मैं अपनी हवा में कोई अनुमान की भी बात, हम उसको प्रामाणिक तौर पे कह रहे हैं कि हमने किस बात पे कहा। 400 पार का तो कोई प्रामाणिकरण था ही नहीं, सारी हवाबाजियां थी। जिस तरीके से मोहन यादव जी जब उत्तर प्रदेश गए तो वो एक भाषण में कहते हैं हम तो 80 पार करने आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, शायद उनको पर्ची नहीं मिली होगी तो 80 पार बोल गए वो। बिहार में हम 40 पार करने जा रहे हैं, 40 सीटें हैं, 40 पार कर जाएंगे। तो भैया पार क्या, पाकिस्तान और चाइना चले जाएंगे, पता नहीं कैसे पार करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तय कर लेंगे क्या करना है। दूसरी बात, मैंने जो सूरज भाई सवाल किया था कि ये चुनाव में जो गलतियां हुई हैं, भीषण गर्मी में जो सब लोगों ने तपस्या की है, जो हमारे साथी मृत हुए हैं, चाहे वो प्रेस मीडिया के साथी हों, राजनीतिक दलों के हों, चुनाव में ड्यूटी दे रहे हैं, उनका दोषी कौन? लेकिन यहाँ उसके लिए तो सबको एकमत होना चाहिए। लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि दोषी हम हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है, इसके लिए कोई न किसी ने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि यह जो शेड्यूल बनाया चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया, चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी किया है। सूरज भाई सवाल करें चुनाव आयोग से या ना करें, कीजिए ना। फिर जब हम सवाल करेंगे तो निष्पक्ष संस्थाओं पे इनको विश्वास नहीं है। नहीं। अरे भाई गलती करोगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पत्रकार हो, जो भी गलती करेगा तो हमारा तो काम है राजनीतिक पार्टी के रूप में, सामाजिक व्यक्ति के रूप में, कि हम उस बात को सच बोलें, कि झूठ पे झूठ बोलते जाए हम। ठीक है, तो हम सच बोल रहे हैं। सूरत पे आपने प्रमाण पत्र क्यों दे दिया? नोटा के कारण वोट डालने का, गुजरातियों का, सूरत वालों का वोट का अधिकार क्यों छीना? आप कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट जाने की मसला नहीं है, वही वाली बात, सवाल उठाए मतलब हम कोर्ट जाएं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता नहीं है। नहीं। आज चुनाव की घोषणा की तारीख थी तो उससे पहले घोषणा कैसे हो गई सूरत की? नहीं, मैं वही और मत डालने का अधिकार नोटा का था, तो नोटा का मत अधिकार क्यों छीना चुनाव आयोग ने? मैं वही वो किसी पार्टी ने तो नहीं छीना था,
उस गलती पे बात करें या ना करें। और इन गलतियों पे मेरी अंतिम बात जी, इन गलतियों पे भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों हो जाती है? क्यों उसको नहीं लगता ये गलती हुई है? हाँ। ये गलत काम हुआ है। भीषण गर्मी में 80 दिन तक चुनाव खींचना, सूरत में पहले प्रमाण पत्र दे देना। जब चुनाव आयोग ने पहले अपना प्रोग्राम डिक्लेयर किया था कि 4 तारीख को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी, तो 4 तारीख से पहले अगर चुनाव आयोग अपने प्रोग्राम को चेंज कर रहा है बिना सबकी सहमति से, तो उसका दोषी कौन? ठीक है, चलिए ठीक है। सवाल आपने खड़े किए हैं कि तमाम सवाल आते हैं कि ये सवाल सच और झूठ का है, सवाल स्वायत्त संस्था की निष्पक्षता का है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जिस लोकतंत्र में हम और आप निवास करते हैं वो लोकतंत्र में सर्वोपरि न्यायपालिका है। चुनाव आयोग को भी यदि कुछ जानना चाहिए था न्यायपालिका को, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किए हैं, चाहे फॉर्म 70C के लेकर के हों या तमाम चीज़ों को है। जी जी एस जी, चूंकि समय हो चुका है, बहुत कम शब्दों में रखें। बहुत कम शब्दों में। राजनीतिक विश्लेषक जी ने ईवीएम को लेकर के भी एक बात की, वीवीपीएट और ईवीएम को लेकर के। वीवीपीएट लेकर के इसीलिए आए थे कि निष्पक्षता बनी रहे। जो लोग ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख दल था, तो वीवीपीएट लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही आए कि निष्पक्षता बनी जाए। तो जो व्यवस्था लाए उसकी गिनती से दूरी क्यों? अगर वीवीपीएट से भी गिनती हो जाएगी, जब 80 दिन हम चुनाव चला सकते हैं, तो वीवीपीएट से गिनती में 3 दिन और आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट वही सवाल, जो गलती होगी उस पे सवाल खड़ा करना चाहिए और उस सवाल पे भारतीय जनता पार्टी को भी खड़ा होना चाहिए। सहयोगी हमारे मनीष कुमार, पूरी चर्चा पर आपकी 1 मिनट में टिप्पणी चाहता हूँ कि इस चर्चा से क्या निकल के सामने, की सवाल जवाब सच और झूठ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी 4 घंटे हो चुके हैं काउंटिंग के, लगातार एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और जो इंडिया गठबंधन है वो भी 200 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए 225 सीटों पर है। लेकिन जो पूरा अगर कंक्लूजन हम निकालें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन कुछ सीटें बढ़ने में कामयाबी हासिल कर लेगा और एनडीए गठबंधन को जो नुकसान हो रहा है कुछ सीटों पर, वो भी देखना होगा कि कितनी सीटों पर होगा। हालांकि जब जो फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे तब ये तस्वीरें साफ होगी कि कितनी सीटों पर एनडीए को नुकसान है और कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है और क्यों बनाई है। इन सभी चीजों का हम जिक्र करेंगे। फिलहाल समय हमको इतनी ही अनुमति। बिल्कुल आपने सही कहा कि विश्लेषण होगा जब परिणाम आ जाएंगे, तब हार और जीत का विश्लेषण होगा कि कौन हारा कौन जीता, और जीता तो क्यों जीता और हारा तो क्यों हारा। इन तमाम बातों पर विश्लेषण होगा, लेकिन ये विश्लेषण होगा परिणाम आने के बाद। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देती। चर्चा को विराम देंगे। प्रदीप राजौरिया जी, विभांशु जोशी जी, यश भारती जी और हमारे सहयोगी मनीष, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि अब की बार किसकी सरकार, और जिसकी भी सरकार होने वाली है, बस कुछ देर बाद यह तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी। तस्वीर का धुंधल का छट जाएगा और धुंध के उस पार जनता का आशीर्वाद नजर आएगा, जनता की स्वीकारोक्ति नजर आएगी और मतदाता के मन का वह चित्र हमारे सामने साफ होगा कुछ देर के इंतजार के बाद। कहीं मत जाइए, देश न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक, सबसे तेज परिणाम जल्द हाजिर होते हैं। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।